हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज के अंदर। आज की क्लास के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से। और उसके अंदर एक टॉपिक चलता है मलेरिया परजीवी का, जिसमें अपन पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। बोर्ड की एग्जाम के अंदर बार बार में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो उसके अंदर जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब ये वैसे बुक के अंदर अपन देखते हैं, इसका लाइफ साइकिल पूरा का पूरा देखते हैं तो बिल्कुल से कॉम्प्लेक्स टाइप का दे रखा है कि डायग्राम बनाए कि इस प्रोसेस को समझे। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट है, थ्योरी के अंदर कुछ और दे रखा है, डायग्राम के अंदर कुछ और दे रखा है और कॉम्प्लेक्स टाइप का बना रखा है, जो कि अपन बार बार में पढ़ने का प्रयास तो करते हैं उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को बोरिंग फील करवाता है और फाइनली याद भी नहीं हो पाता है। तो इस क्लास के अंदर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के साथ में डील करने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेंगे, सारे के सारे समझ में भी आ जाएगा और एग्जाम के अंदर भी अपना काम निकल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं मलेरिया से। मलेरिया परजीवी, और मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि प्लाज्मोडियम होता क्या है। नॉर्मली अपनी 11th क्लास के अंदर एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम देखते हैं, तो वहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म का फाइलम वगैरह ये अपन सब बनाते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कहां पे होता है? ये संघ प्रोटिस्टा के अंदर है, और प्रोटिस्टा के अंदर एक समूह होता है प्रोटोजोआ, जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ समूह से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन एक तो ये आए कि मलेरिया जो रोग होता है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या कर्मियों से होता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपने को ये मिल गया है कि मलेरिया होता है, ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। फिर अपने से पूछे कि वो प्रोटोजोआ है कौन सा, तो अपन जवाब देने वाले कौन है? वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। अब प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी अवस्थाएं होती है, लेकिन वो वाली अवस्था कौन सी होती है जो कि मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग को उत्पन्न करती है? तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो कि मलेरिया उत्पन्न करती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइन। ये 1 नंबर के लिए बार बार में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। ये 4 प्रकार की प्रजातियां मोस्टली प्लाज्मोडियम की देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन अपना ये मिलता है कि प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति कौन सी होती है? तो इन चारों के अंदर प्लाज्मोडियम की जो सबसे घातक प्रजाति होती है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। उसके बाद में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अपन डिटेल से भी देखने वाले हैं। तो उससे पहले अपन नॉर्मली इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है वो कितने होस्ट में या कितने प्रपोशियों के अंदर पूरा होता है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र के लिए 2 प्रपोशियों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है अपना प्राइमरी होस्ट प्राथमिक प्रपोशी, सेकेंडरी होस्ट द्वितीयक प्रपोशी। अब प्राथमिक प्रपोशी कौन होता है? मनुष्य। और द्वितीयक प्रपोशी कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन करेगा ये प्लाज्मोडियम, और मादा एनाफिलीज के अंदर लैंगिक जनन करने वाला है। मनुष्य के अंदर तो ये रोग उत्पन्न करने वाला है, और मच्छर के अंदर सिर्फ ये वाहक का काम करने वाला है। नॉर्मली अपन ये भी देखते हैं कि प्राथमिक प्रपोशी और द्वितीयक प्रपोशी जो होते हैं, तो उसमें अपन ये देखते हैं कि जो प्राथमिक प्रपोशी होते हैं उनके अंदर हमेशा लैंगिक जनन होता है, और द्वितीयक प्रपोशी वो होते हैं जिनके अंदर हमेशा अलैंगिक जनन होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम इसका एक्सेप्शन निकल के आता है कि प्लाज्मोडियम के अंदर प्राथमिक प्रपोशी के अंदर कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है, जबकि प्राथमिक प्रपोशी में कौन सा जनन होना चाहिए? लैंगिक जनन होना चाहिए। और द्वितीयक प्रपोशी में अलैंगिक जनन होना चाहिए, लेकिन यहां प्लाज्मोडियम के अंदर द्वितीयक प्रपोशी के अंदर क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। उसके बाद में मलेरिया रोग से प्रभावित अंग, जैसे मलेरिया के अंदर जैसे बाकी सारी डिजीज के अंदर भी अपन देखते हैं कि पीलिया के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसी हिसाब से मलेरिया रोग से प्रभावित अंग मतलब ह्यूमन के अंदर जब मलेरिया होता है तो उससे कौन से ऑर्गन अपने अफेक्ट होते हैं? तो एक तो होता है यकृत या लीवर, और दूसरा होता है अपना आरबीसी। उसके बाद में एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया के लिए जो औषधि होती है वो कौन सी होती है? तो मलेरिया के लिए जो औषधि होती है वो कुनेन होती है। ये कुनेन सिनकोना नाम के पादप से प्राप्त की जाती है। और टेबलेट की बात करें तो मलेरिया के लिए जो इंपॉर्टेंट टेबलेट होती है उसका नाम होता है क्लोरोक्विन नाम की टेबलेट। अब अपन इसी क्लास के अंदर अभी देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र।
आप इस डायग्राम को देखिए, आपने ऐसा डायग्राम कहीं पे देखा है तो जो बुक वाला डायग्राम है अपना, बस वही डायग्राम है। उस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है, उसको मॉडिफाई किया है। जितनी इन्फॉर्मेशन अपने को उस डायग्राम में मिलती है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। दूसरा डाउट ये रहता है कि सर इस डायग्राम को अपन एग्जाम में बना करके आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इस डायग्राम को ऐसा कैसा एग्जाम में बना करके आ सकते हैं। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा साइकिल एग्जाम में बना के भी आ सकते हैं और एक्चुअल में हो क्या रहा है वो अपने को समझ में आने वाला है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है। जो डायग्राम इस हिसाब का दिखा रखा है, ऊपर मच्छर है, मान लो कि ये मच्छर है और इस मच्छर ने मेरे हाथ को काटा है। काटने के बाद में इस मच्छर की लार के अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो मेरे ब्लड्स के अंदर चले जाएंगे या मेरे रक्त के अंदर चले जाएंगे, ये स्पोरोजोइट्स। उसके बाद में ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट्स चले गए हैं। यह स्पोरोजोइट्स अब ब्लड से कहां पे जाने वाला है? मेरी लीवर के अंदर जाने वाला है और लीवर के अंदर जाकर के ये अलैंगिक जनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। और लीवर के अंदर इस स्पोरोजोइट्स को भोजन मिलता है, ग्लाइकोजन। मतलब ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ही लीवर के अंदर ये भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद में ये यकृत कोशिका को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, मतलब उसकी तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। उसके बाद में स्पोरोजोइट यकृत में आकार बड़ा कर लेते हैं, मतलब अपना आकार है वो बढ़ा लेते हैं स्पोरोजोइट। अब इन्हीं स्पोरोजोइट के अपन अलग अलग नाम रखने वाले हैं। जितने भी नाम है ये सारे के सारे स्पोरोजोइट के हैं। जैसे जैसे स्पोरोजोइट की साइज है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनका नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। जैसे स्पोरोजोइट यकृत में आकार बढ़ा लेते, अब इसे क्या कहा जाता है? साइजोंट कहा जाता है। उसके बाद में साइजोंट में द्विखंडन होता है जिससे इनकी संख्या और बढ़ जाती है, संख्या और बढ़ जाती है। अब इनको हम क्या बोलेंगे? अब इनको अपन बोलने वाले हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स फिर से रक्त में जाकर के आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको अपना भोजन बनाते हैं। आरबीसी को अपना भोजन बना करके फिर से आकार में बड़े हो जाते हैं। अब इन क्रिप्टोमीरोजोइट्स को हम क्या बोलने लग जाएंगे? ट्रोफोजोइट। मतलब पहले स्पोरोजोइट था, आकार बढ़ा साइजोंट बोला, उसमें आकार बढ़ा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बोला, फिर आकार बढ़ा तो उसको हमने बोला ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट आरबीसी को क्षतिग्रस्त करते हैं और वहां पे एक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। और इसी हीमोजोइन की वजह से मलेरिया बुखार होती है, जिससे ठंड वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, सर्दी ज्यादा लगने लग जाती है, वो वाले सिम्टम्स इस हीमोजोइन की वजह से आते हैं। उसके बाद में आरबीसी को जितना क्षतिग्रस्त करना था उतना कर दिया। जो आरबीसी बची है उस आरबीसी के अंदर भी ये अपने मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का फॉर्मेशन करेंगे। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का फॉर्मेशन तो यहां पे कर दिया है, लेकिन यहां पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने पहले से बोल दिया है कि प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य है, इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो यहां आरबीसी के अंदर इन्होंने अपने नर युग्मक और मादा युग्मक बना करके छोड़ दिए हैं। अब इसी मनुष्य को, जिसके अंदर ये नर व मादा युग्मक बन चुके स्पोरोजोइट वाले, इसी मनुष्य को दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर यदि काटेगा तो जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर ये जो युग्मक बने हुए थे ये अब मच्छर के काटने से मच्छर की मध्यांतर के अंदर चले जाते हैं, मिडगट के अंदर चले जाते हैं या आंत के अंदर चले जाते हैं। अब मच्छर की आंत के अंदर इन स्पोरोजोइट का निर्माण होना है, यहीं पे इनका परिपक्वन होना है, यहीं पे इनका निषेचन होना है। जैसे ही मिडगट के अंदर स्पोरोजोइट का निर्माण हुआ और ये परिपक्व होने के बाद में यही स्पोरोजोइट कहां पे चले जाने हैं? मच्छर की लार ग्रंथि के अंदर चले जाते हैं। और मच्छर की लार ग्रंथि के अंदर गए तो ये मच्छर अब मनुष्य को काटेगा तो ये चक्र दोबारा से शुरू हो जाएगा, वही कहानी वापस से रिपीट होने वाली है। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, जो कि 2 प्रपोषियों के अंदर कंप्लीट होता है। यहां से लेकर के जिस टाइम पे स्पोरोजोइट्स ने मनुष्य के रक्त में एंट्री लिया, यहां से लेकर के ये बची हुई आरबीसी में नर व मादा युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, ये वाला है, ये पूरा का पूरा काम मनुष्य की बॉडी के अंदर चल रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, जिसको हम प्राथमिक प्रपोषी बोलते हैं। और इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। और यहां से लेकर के यहां तक
जहां तक परिपक्व हो चुके हैं। ये वाला सारा काम कहां पे चलता है? द्वितीयक प्रपोषी के अंदर चलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर चलता है, और लैंगिक जनन मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर ही होता है। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, नॉर्मली इसको समझते हैं रिवीजन के तौर पे। जैसे मान लो सबसे पहले मच्छर ने मेरे को काटा, मच्छर ने काटते ही उसकी लार ग्रंथि के अंदर जो स्पोरोजोइट्स थे वो स्पोरोजोइट्स कहां पे चले गए हैं? मेरे रक्त में चले गए हैं। अब यहां रक्त में संक्रमित नहीं करेंगे ये अपने को, पहले रक्त के थ्रू कहां पे जाने वाले हैं? लीवर के अंदर जाने वाले हैं। लीवर के अंदर जाकर के ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को अपना भोजन बनाने वाले हैं, वहां पे आराम से अलैंगिक जनन करने वाले हैं। अलैंगिक जनन करने के बाद में ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और आकार को बड़ा कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइजोंट। उसके बाद में ये लीवर को डैमेज कर देते हैं और डैमेज करने के बाद में साइजोंट के अंदर फिर से द्विखंडन होता है या अलैंगिक जनन होता है, जिससे कि बहुत सारी संख्या के अंदर स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन सब को मिलाकर के हम नाम देते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स। और ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स अब आगे जाकर के कहां पे जाएंगे? फिर से, क्योंकि लीवर को डैमेज कर दिया, लीवर से बाहर निकल गए, लीवर से बाहर निकलते ही रक्त में आए, रक्त के अंदर जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर आए, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन को ये अपना भोजन बनाते हैं। वहां से भोजन किया, भोजन करने के बाद में फिर से अपने आकार को बढ़ा लिया, और अब इसको नाम देते हैं अपन ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट क्या करेगा? आरबीसी को डैमेज करने लग जाएगा और आरबीसी के अंदर एक केमिकल को रिलीज करने वाला है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, और उस हीमोजोइन की वजह से ही अपने को मलेरिया बुखार आता है। उसके बाद में जो बच गई है आरबीसी, क्षतिग्रस्त करने के बाद में कुछ हिस्सा आरबीसी का बच गया है, उस आरबीसी के अंदर ये क्या करते हैं? नर युग्मक, मतलब ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करके छोड़ देते हैं। अब इसी मनुष्य को, मतलब फिर से मेरे को फिर से किसी मच्छर ने काटा, तो उसी मच्छर के लार के अंदर क्या चले गए हैं? उसी मच्छर के आंत के अंदर क्या चले गए हैं? ये युग्मक चले गए हैं। अब उस मच्छर के आंत में ये स्पोरोजोइट जाएंगे और वहां पे ये युग्मक जाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक जाएंगे, और युग्मक जाने के बाद में यहां पे क्या होना है? लैंगिक जनन होना है, निषेचन होना है। निषेचन होने के बाद में यहाँ पे परिपक्वन होना है, और परिपक्वन होने के बाद में ये जो स्पोरोजोइट है ये मच्छर की लार ग्रंथि के अंदर चले जाते हैं, और फिर यही मच्छर वापस से दूसरे मनुष्य को काटता है, तो यही प्रोसेस वापस से स्टार्ट होती है। अब एक साइकिल तो अपन ने देख लिया है ये। अब आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से बना है, तो इसी साइकिल को इसी लैंग्वेज के अंदर दूसरे तरीके से भी बना करके अपन देखने वाले हैं। तो एक तो आपका एनसीईआरटी का हो गया है, दूसरा साइकिल ये वाला हो गया है, और एक तीसरा साइकिल अपन और देखने वाला इसी का ही। जो आपको अच्छे से समझ में आए आप उसका इस्तेमाल कीजिए एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए आपको जो मैंने बातें बोली है कि एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस में आगे क्या चल रहा है, वो सारी बातें अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आराम से रीड करते ही। लेकिन इस साइकिल को समझने के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन करने की रिक्वायरमेंट है, और इमेजिनेशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो मच्छर की है और एक अपनी खुद की है, कि मच्छर ने हमको काटा, उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर कहां कहां से होता हुआ जा रहा है और कौन कौन सी प्रोसेस वो करवा रहा है, ये अपने को देखना है। अब अपन इसी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को एक दूसरे डायग्राम से और समझने वाले हैं। अब दूसरा सिंपल तरीका है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझने का, वो ये वाला है। इससे सिंपल तरीका कोई और हो नहीं सकता है। जैसे ही प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र के द्वारा अपने को निरूपित करना हो तो अपन ये वाला डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, ये सीक्वेंस भी लिख करके आ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है, उसके बाद में स्पोरोजोइट्स को मनुष्य के रक्त में छोड़ देता है, और यहां रक्त से सीधे कहां पे प्रवेश करते हैं? यकृत में प्रवेश करते हैं स्पोरोजोइट्स, और यकृत के अंदर ग्लाइकोजन को भोजन बनाते हैं। उसके बाद यकृत में स्पोरोजोइट्स अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करने के बाद में ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, आकार को बढ़ा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइजोंट। यही साइजोंट फिर से अलैंगिक जनन करके अपने नंबर्स को और बढ़ा लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स क्या करते हैं? यकृत कोशिका को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यकृत कोशिका से फिर से जो स्पोरोजोइट है जिसको हमने क्रिप्टोमीरोजोइट
स्पोरोजोइट्स बोला है यहाँ पे, वो स्पोरोजोइट कहाँ पे जाएंगे, अब रक्त में प्रवेश करेंगे। रक्त में जाने के बाद में आरबीसी को प्रभावित करेंगे। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको भोजन के रूप में लेंगे और उसके बाद में ये आकार में फिर से बढ़ जाएंगे। तो अब इस स्पोरोजोइट को हम नाम देने वाले हैं ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट या स्पोरोजोइट क्या करते हैं, आरबीसी को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और आरबीसी के अंदर एक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। उसके बाद में जितनी आरबीसी क्षतिग्रस्त हो गई वो तो हो गई, जो बच गई है उसके अंदर स्पोरोजोइट क्या करेंगे, अपने नर व मादा युग्मक का निर्माण करके छोड़ देंगे। अब नर व मादा युग्मक का निर्माण हो गया, लेकिन यहां पे निषेचन की क्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, प्राथमिक प्रपोषी, और प्राथमिक प्रपोषी के अंदर यहां प्लाज्मोडियम में क्या देखने को मिल रहा है, अलैंगिक जनन। अब यहां पे नर व मादा युग्मक का निर्माण करके छोड़ दिया। अब इसी मनुष्य को दूसरे मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा, तो उस मच्छर के अंदर क्या चले गए हैं, आरबीसी में बने युग्मक मच्छर की मध्यांतर में चले जाते हैं और मध्यांतर में जाकर के वहां पे क्या होता है, इनका निषेचन होता है, इनका परिपक्वन होता है। जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर की मध्यांतर के अंदर लैंगिक जनन होता है, उसके बाद में जो स्पोरोजोइट्स बनते हैं वो स्पोरोजोइट मच्छर की मध्यांतर से सीधे कहां चले जाते हैं, मच्छर की लार के अंदर चले जाते हैं। अब वही मच्छर किसी दूसरे मनुष्य को काटेगा तो वही साइकिल बार बार में चलता रहेगा। तो ये सिंपल सा अपना चलता है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। थैंक यू सो मच।